तो पिछले वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान के 5 चैप्टर तक पढ़ लिया गया था तथा उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन विगत वर्षों में और जो बनने की संभावना थी प्रश्नों की उन सबको कर लिया गया था। ठीक है, अब जो है अध्याय 6 बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगति शिक्षा की अवधारणाओं को पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं पहले वो देख लिया जाता है। ठीक है, विथ प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन है, कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए विगत वर्षों में क्वेश्चन इस चैप्टर से कितने पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए सी टेट से सी टेट 2016 पेपर फर्स्ट, ठीक, मई में का है। एक क्वेश्चन यहाँ से सी टेट सितंबर में है। ठीक है, 2018 में एक। अब इधर देखिए जो है सी टेट 11, सी टेट 2011, उत्तराखंड टेट से 2011 में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन उत्तराखंड पूछा गया था। अब सी टेट में देखिए कितने क्वेश्चन इस चैप्टर पूछा गया। सी टेट 2012 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक 7 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन जो है सी टेट 2012 में पूछा गया था। अब जो यूपी टेट में देखिए यूपी टेट 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी टेट 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सी टेट जो 2012 यहाँ पे 8 क्वेश्चन। यार कितना क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखिए कितना क्वेश्चन उठा दिया गया है विगत वर्षों में। सी टेट 2012, सी टेट 2012, सी टेट 13, ठीक, सी टेट 13, सी टेट 13, सी टेट 14। अब देखिए 2015 में सी टेट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सी टेट 15, सी टेट 15, सी टेट 15, सी टेट 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन सी टेट 2015 से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बढ़ाना नहीं कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन बना है वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इतना क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है चैप्टर है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं उसकी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए पहले इसके अंतर्निहित जो विषय वस्तु, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है। फिर बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, इसके सिद्धांत, इसकी शिक्षक की भूमिका, एक्सेट्रा दिया गया। ठीक है, तो चलिए पहले फटाक से एक क्विक रिवीजन किया जाता है इस चैप्टर का। तो परिचय के लिए देख लिया जाता है। समय के साथ साथ शिक्षा में काफी बदलाव हुआ है। प्रारंभ में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान मात्र प्रदान करना था, जबकि वर्तमान में सर्वांगीण विकास, ठीक है, वर्तमान में जो है शिक्षा को सर्वांगीण विकास पर बल दिया जा रहा है। शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण महाविद्यालय में बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में उद्देश्य स्पष्ट है कि बालक को समझना होगा, उसके व्यवहार को जानना होगा। ठीक है, तो किसके बालक को समझना है, उसके व्यवहार को जानना होगा। ठीक है, इसीलिए बाल मनोविज्ञान पढ़ा जाता है, तभी उसका सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा। यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी किया जा सकेगा। भारतीय शिक्षाविद गिजू भाई, ठीक है, यहाँ पे गिजू भाई को इम्पोर्टेंट कर लीजिए। गिजू भाई ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया। विशेष बल किसने दिया है? गिजू भाई भारतीय शिक्षाविद थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। तथा जॉन डीवी जो है ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का, यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन बना है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। ठीक है, लैब विद्यालय जो है प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, थॉर्नडाइक का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक, शिक्षक बालकों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी स्वयं की समझ विकसित करने में मदद करते हैं। ध्यान रहे यहाँ मार्गदर्शन शब्द है, न कि निर्देशन शब्द, निर्देशन शब्द है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, अब देखिए जो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है।
शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, ठीक है। केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए अधिगम के समय, ठीक है। अधिगम के समय जो है बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान देना चाहिए। बालकों की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देना चाहिए। स्वावलंबी व स्वतंत्र बनने की प्रेरणा दी जाती है। अनुशासन में रहकर कार्यों के निष्पादन कराने पर बदल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है आत्मविश्वास विकसित किया जाता है जिससे स्वावलंबी बन सके। हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। किस पे? हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है, जैसे उनको खेलना सिखाना, कोई प्रोडक्ट सामग्री बनाना, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं जो निम्न है। नंबर 1 बालक, ठीक है। शिक्षण विधि, इसके बाद पाठ्यक्रम, प्रबंधन, अनुशासन, मूल्यांकन, परीक्षण, समस्याओं का निदान, ठीक है। तो पहले देख लीजिए बालक। शिक्षक को शिक्षा देने के पूर्व बालकों को समझना होगा, ठीक है। बालकों को समझना होगा, उनके व्यवहार, रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर व उनके परिवेश की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। चूंकि बाल केंद्रित शिक्षा अतः बालक के व्यवहार को जाने बिना शिक्षा देना उचित नहीं है, ठीक है। शिक्षा जो है बालक के व्यवहार को जाने बिना देना उचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है और व्यक्तित्व विकास का व्यवहार के परिमार्जन द्वारा स्वयं ही संभव है। बालक की आवश्यकता का भी शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। बालकों के साथ मारपीट से शिक्षक को बचना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो है बालकों के साथ मारपीट से शिक्षक को बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि बच्चों को आप डांटे ना उन्हें डपटे, ठीक है, जिससे ही बच्चों के अंदर डर पैदा हो, ठीक है। आज का जो पहले था वही था, जो टीचर लोग थे उनके प्रति बच्चे डरते थे, इसलिए स्कूल नहीं जाते थे और बहुत ही मारते थे। इतना मारते थे भाई साहब ना कि देख कर कुछ बच्चे तो एकदम शौक हो जाते थे, वो आना स्कूल बन जाते थे और जिनको मार पड़ती थी तो कभी विद्यालय से इतना नफरत किए कि वो स्कूल कभी गए ही नहीं, ठीक है। तो अब जो है शिक्षण विधि, इसलिए बच्चों को मारे ना, उन्हें प्यार से समझाएं। देखिए प्यार की भाषा सबको समझ में आती है, डांट की भाषा नहीं। अब जो है शिक्षण विधि, बाल मनोविज्ञान की मदद से ही बाल केंद्रित शिक्षा को गति मिली है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान से शिक्षा को गति मिली, किससे? बाल मनोविज्ञान। क्योंकि बालक को कैसे पढ़ाया जाए या यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ाया जाए से नहीं, तथा बालक को पढ़ाने की विधि बाल मनोविज्ञान बताता है। बाल मनोविज्ञान ज्ञान अर्जित कराने के तरीके तथा उसके अवरोध को दूर करने का भी तरीका बताता है, ठीक है। तो ज्ञान अर्जित करने का तरीका तथा उसको अवरोध को दूर करने के लिए जो है बाल मनोविज्ञान बताता है। उदाहरण, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कम उन्हें अभ्यास ज्यादा करानी चाहिए तथा जिन बालकों में बुद्धि लब्धि ज्यादा उन्हें सूझ द्वारा सीखने में मदद मिलती है, ठीक है। जिनकी बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है उन्हें सूझ द्वारा सीखने में मदद मिलती है, ठीक है। अब थर्ड जो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमेशा विद्यार्थी और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ठीक है। विद्यार्थियों और आवश्यकताओं, ठीक है, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए तथा उन आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बनाने वाला हो, ठीक है। सामंजस्य बनाने वाला हो। परिस्थिति के अनुकूल कई बार सीखने की प्रक्रिया वांछनीय हो सकती है और अवांछनीय भी। पाठ्यक्रम में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम आता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ठीक है। विद्यार्थी जो है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रबंधन व अनुशासन, कक्षा व विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि बिना अनुशासन के उचित प्रबंधन संभव नहीं है। बिना अनुशासन के उचित प्रबंधन संभव नहीं है। अनुशासन एक प्रकार से यह दिखाता है कि बालकों पर शिक्षा का कैसा नियंत्रण है। नियंत्रण दबाव पर आधारित नहीं बल्कि प्रेरणा पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। प्रेरणा पर जो है आधारित होनी चाहिए।
नियंत्रण दबाव पर नहीं बल्कि प्रेरणा पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, नियंत्रण दबाव पर नहीं बल्कि प्रेरणा पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि डर से उत्पन्न अनुशासन क्षणिक होता है जबकि प्रेरणा से स्वयं उत्पन्न अनुशासन व्यवहार में शामिल होता है। देखिए मैं विशेषता क्यों पढ़ा रहा हूँ कि विशेषता के एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसलिए आपको इसको बढ़िया से स्टडी करना होगा। मूल्यांकन व परीक्षण यूपी टेट में, देखिए यूपी टेट में टॉपिक एकदम वाइज रहता है, अथेंटिक यानी एक क्वेश्चन का एकदम सटीक। जैसे भारतीय राष्ट्रपति कौन है, तो ये ना कि बस राष्ट्रपति यानी जो है कोविंद, यही बस एक जो रहता है। इसी टेट में जो है आपको सोच समझ कर ऑप्शन लगेगा, चारों सही है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक कौन सा सही है इसकी प्रोबेबिलिटी दी जाती है। अब नेक्स्ट जो है मूल्यांकन व परीक्षण। ठीक, शिक्षण के बाद शिक्षक बालकों के द्वारा सीखी गई क्रियाओं का परीक्षण करता है जिससे बालक के निष्पादन का पता चल सके। जब तक सीखी गई क्रिया का निष्पादन नहीं होगा तब तक सीखी गई क्रिया का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत व व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे जोर दिया? बाल केंद्रित शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, जिसमें बालकों की उचित मूल्यांकन हो सके तथा इसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्ष समाहित हैं। समस्याओं का निदान। ठीक है, बालक की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वह समस्या सीखने संबंधी हो या उसे निष्पादन संबंधी। ठीक है, समस्याओं का निदान जो है बालक की समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वह समस्या सीखने संबंधी हो या निष्पादन। ठीक है, सीखने संबंधी या निष्पादन का भी निदान किया जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व। ठीक है, चयन का सिद्धांत। बालकों के योग्यता के अनुरूप विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। बालकों के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। ठीक, सी टेट में बस बालक के बारे में सोचिए ना कि टीचर के बारे में, तो सी टेट आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बस बालक की थिंकिंग को समझिए। उनकी मानसिक दशा का भी शिक्षण चाहिए। ठीक है, उनकी मानसिक दशा का भी शिक्षण के वक्त ध्यान रखना चाहिए। छात्र यदि थके हुए हो तो उनको विकल्प देना चाहिए कि वे किस तरह पढ़ना पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए छात्र पढ़कर थके हुए हैं, पढ़ना नहीं चाहते तथा खेलने का मन हो तो उसी रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ना चाहे वैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे शिक्षक को भूगोल विषय पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन जो एग्जाम्पलों से क्वेश्चन बने हैं। जैसे शिक्षक को भूगोल विषय पढ़ाना है तथा छात्र खेलना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, तब छात्र जो कक्षा में हैं उन्हें दो ग्रुपों में बांटकर उनके बीच प्रतियोगिता के माध्यम से या अंताक्षरी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए एक ग्रुप से पूछा बिहार की राजधानी, उत्तर मिला पटना। दूसरे ग्रुप से कहा न शब्द शुरू होने वाले दो शहर, जो न से शुरू होने वाले दो शहर नाम बताओ। फिर दूसरे ग्रुप से उत्तर मिला नागपुर, नासिक। फिर पहले ग्रुप से पूछे जब पूछ सकते हैं यह क्यों प्रसिद्ध है। इस तरह से मनोरंजन भी होगा तो अध्ययन भी होगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम लचीला वातावरण के अनुसार, ज्ञान पर आधारित, रुचि के अनुसार राष्ट्रीय भावना विकसित करने वाले बालक को मानसिक स्तर के अनुरूप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। तो किसके मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में जो है पाठ्यक्रम को लचीला वातावरण के अनुसार बनाना जाना चाहिए। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत। बालकों में नैतिक नाटक, महापुरुषों की जीवनी, वैज्ञानिकों के उदाहरण देकर उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, रुचि का सिद्धांत। बालकों को शिक्षण यदि उनकी रुचि के अनुसार मिलेगी तो उसे न सिर्फ जल्दी सीख पाएंगे बल्कि उससे उन्हें आगे की बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, लोकतंत्रात्मक सिद्धांत। शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर हैं। ठीक है, शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर हैं, इसलिए सभी छात्रों को एक साथ लेकर चलना चाहिए
तथा सब पर ध्यान बराबर देना चाहिए। कभी भी प्रश्न पूछने या उत्तर देने या समझाने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, बालकों में उसके सभी पक्ष को विकसित करने पर बल देना चाहिए, तभी बालकों का सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, तभी बालकों का यानी सभी पक्षों को विकसित करने पर बल देना चाहिए, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, बालक की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षक सहयोगी तथा मार्गदर्शक की भांति कार्य करता है। बालकों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को कराने में वो सहायक होते हैं। ठीक है, शिक्षक एक प्रेरक होता है जो प्रमुख न होते हुए भी बालकों से क्रियाकलाप कराता है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षक एक प्रेरक होता है जो प्रमुख न होते हुए बालकों से क्रियाकलाप कराता है तथा उसे अनुशासित रखता है। शिक्षक बालक को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम दैनिक कार्यक्रम विषय, भौतिक वातावरण आदि का चुनाव करता है। शिक्षक बालक को न सिर्फ किताबी ज्ञान प्रदान करे बल्कि उसकी उपयोगिता पर बल देते हुए समझाए, वह समाज की आवश्यकता अनुरूप व्यवहार करना सिखाए। बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षक केंद्रित शिक्षा में तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन यानी बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो है, शिक्षक यानी केंद्रित शिक्षा ये फेल हो चुका है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा इस समय चल रहा है। ठीक, तो इसके अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा में बालक प्रमुख भूमिका होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित में शिक्षक प्रमुख भूमिका में होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक शिक्षा के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि शिक्षक केंद्रित में आकर्षित कम होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में आत्मविश्वास, अनुशासन व स्वावलंबन, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में मेहनत, स्वाध्याय आदि पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो बल दिया जाता है इस टॉपिक पर, जो बाल केंद्रित शिक्षा व शिक्षक केंद्रित शिक्षा पे, इस पे आप लोग गौर बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आता है बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में आत्मविश्वास, अनुशासन और स्वावलंबन पर, जबकि ठीक है बालकों में रुचि, बालक शिक्षा के प्रति रुचि, ठीक है यहाँ पे, और देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में आत्मविश्वास, अनुशासन, स्वावलंबन, जबकि शिक्षा केंद्रित शिक्षक में मेहनत, स्वायत्त। ठीक है, शिक्षक केंद्रित जो है, शिक्षक केंद्रित में मेहनत, स्वावलंबन पर बल दिया जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, आवश्यकता, क्षमता आदि का ध्यान रखा जाता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों में असफलता का डर कम होता है। ठीक है, बाल केंद्रित में बालकों की असफलता का डर कम होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में असफलता का डर ज्यादा रहता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में असफलता का डर ज्यादा रहता है। प्रगतिशील शिक्षा, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जॉन डीवी कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका मानना था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास, और बालक की शक्तियों का विकास तभी होगा या तभी हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया को उनकी क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग में लाया जाए। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समस्या विधि, क्रियात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है। ठीक है, समस्या समाधान आलोचनात्मक पर बल दिया जाता है ताकि उचित व तर्कपूर्ण निर्णय ले सके। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। प्रगतिशील शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा की यह अवधारणा है कि शिक्षक बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं, अर्थात बालक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देता है। ठीक है,
प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देता है। शिक्षकों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि उसके सहयोग के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, शिक्षकों को भी महत्वपूर्ण जो है सहयोग, शिक्षकों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि शिक्षक के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक, वह ध्रुव का काम करता है। शिक्षक जो है ध्रुव का काम करता है तथा बालकों की शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जॉन डेवी ने शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना, रुचि और प्रयास। ठीक है, जॉन डेवी ने क्या माना? रुचि और प्रयास। ठीक है, रुचि और प्रयास। शिक्षक को बालक की योग्यता पर दृष्टि रखते हुए निर्देश करना चाहिए। प्रत्येक बालक को उसकी बौद्धिक क्षमता से अवश्य अवगत कराना चाहिए। बालक को ऐसे काम देने चाहिए जिससे उसके मानसिक क्रिया में गति आए। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को समाज का सेवक कहा गया। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को समाज का सेवक कहा गया है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुरूप ही शिक्षा को अनिवार्य व सार्वभौमिक बनाया जा रहा है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना है तथा शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब जो है इम्पोर्टेंट आ गया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, यह अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। प्राइमरी स्कूलों पे देखे होंगे तो पेंसिल पे दो है, एक लड़की और एक लड़का बैठे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद स्लोगन रहता है सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान ए यानी सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अंग है। ठीक है, किसका अंग है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अंग है। वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना लक्ष्य था। ठीक है, 2010 तक, जो पूरी नहीं हो सका। इससे सरकार को 80 से 85% तक सफलता अवश्य प्राप्त हुई। भारत में अब भी कई ऐसे जिले हैं जहां कई गांव में कोई प्राथमिक विद्यालय भी नहीं खुल पाया है। सरकार प्रयासरत है, उम्मीद है जल्द कार्य पूरा होगा। ठीक है, अब जो है मिड डे मील की योजना जो है यानी मध्याह्न भोजन स्कीम, बालकों के लिए स्कूल में दोपहर कालीन भोजन की व्यवस्था पर इसलिए बल दिया गया कि छात्र जो गरीब परिवार से हैं, अपने खाने की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें स्कूल तक लाया जाए। सर्वप्रथम यह योजना तमिलनाडु से शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिए, यूपी टेट में एक क्वेश्चन है जो है सर्व शिक्षा अभियान से यूपी टेट में, और इससे भी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम योजना कहाँ लागू हुई थी? तमिलनाडु में शुरू की गई थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 में पोषाहार के समर्थन में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, जो मध्याह्न भोजन की सबसे पहले ये जो स्कीम था, जैसे प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को अनाज दिया जाता था, जैसे गेहूं और चावल दिया जाता था। ठीक, इसके बाद जो है मध्याह्न भोजन लाया गया यानी मिड डे मील वाला कार्यक्रम के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल तक लाना, सुविधा विहीन वर्ग के बच्चों की स्कूल में उपस्थित कराना, उनके अध्ययन पर बल देना तथा बालकों के लिए उचित पोषाहार की व्यवस्था कराना था। ठीक है, ठीक, मतलब कमेंट में बताइएगा कौन कौन प्राइमरी विद्यालय से पढ़ा है। और जो इस मध्याह्न भोजन स्कीम पहले जो थी, तो हाँ तकरीबन 2000 से लेकर 2005 से पहले जो बात कर रहे हैं, तो कौन कौन प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है और कौन कौन राशन लिया है, जिसके अंतर्गत राशन मिलता था 3 केजी तक मिलता था। 3 केजी गेहूं या चावल दिया जाता था। ठीक है, और साथ में पुष्टाहार यानी सतुआ भी मिलता था। तो कमेंट कर बताइएगा कि कितने लोग प्राइमरी स्कूलों से बिलोंग करते हैं, यानी प्राइमरी स्कूलों से पढ़े हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, इसके अंतर्गत 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी परिषदीय राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त यानी जो एडेड कॉलेज है, एडेड स्कूल है,
विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं या चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, किंतु योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बढ़ जाता था। ठीक है, ये गलत बात है, परिवार के मध्य नहीं बढ़ता था। बच्चे सब जाते थे दुकान पर बेचकर टॉफी, चॉकलेट और बिस्किट खा जाते थे। 60% लड़के यही करते थे, बाकी जो है लड़के थे वो ले जाते थे घर पे। ठीक है, और ये बात सही है, सत्य है, परिवार के मध्य बढ़ जाता था। फिर इसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 1 सितंबर 2004 से पका पकाया प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाने की योजना आरंभ कर दी गई। ठीक है, 2004 में। ठीक, उस समय में एक मतलब जो है 28 नवंबर 2001 के दिशा निर्देश के क्रम में दिनांक 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाने की योजना आरंभ कर दी गई। इस समय मैं क्लास 3 में था। ठीक है, और तब से नहीं, 2006 से स्टार्ट हुआ और मुझे याद है 2005 में ये भोजन बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उस समय जो स्टार्टिंग में बनता था बस खिचड़ी ही बनता था, बाकी आज तो पनीर बनती है, खीर, बहुत प्रकार की चीज़ें बनती है। पता मुझे इसलिए क्योंकि मेरी माता जी हैं, प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी में शिक्षक हैं, और जो बनता है वो घर पे आकर बताती हैं कि आज ये बना है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने की योजना आरंभ कर दी गई। योजना के क्रियान्वयन की प्राप्ति हेतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का गठन अक्टूबर 2006 में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया। ठीक है, यहाँ पे 2006 में भोजन प्राधिकरण का गठन अक्टूबर में 2006 में किया गया। ये सब पॉइंट जो है जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सब नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, पॉइंट इसमें दिया गया है, क्या ध्यान रखना, उद्देश्यों को ध्यान रखा गया था। ठीक, अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना, विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ाना, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय में छात्रों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना, बच्चों में भाईचारे की भावना विकसित करना, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य अंतर को दूर करते हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना ताकि उसमें अच्छी समझ पैदा हो। योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न गेहूं चावल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 700 ग्राम कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो है मिड डे मील के अंतर्गत होता है। भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों वार्ड सभासदों की देखरेख में किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो प्रधान के अंतर्गत किया जाता है। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है। नगर क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर भोजन बनाने का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मध्याह्न भोजन की विविधता हेतु सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस हेतु भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन मेनू दिए जाने की व्यवस्था की गई है, जिससे भोजन के सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा वह बच्चों की अभिरुचि के अनुसार भी हो। मंडल स्तर पर योजना के अनुसरण व पर्यवेक्षण हेतु मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को दायित्व सौंपा गया है। जनपद स्तर पर जिला अधिकारी को नोडल अधिकारी या दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, ये सब जो आप पढ़ा रहे हैं मिड डे मील द्वारा यूपी टेट, खासकर यूपी टेट में बहुत ही ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है। यूपी टेट हो या सुपर टेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, मध्याह्न भोजन की क्रियान्वयन के आधार पर विद्यालयों के श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। श्रेणीकरण के
विभिन्न मानक, भोजन की गुणवत्ता, उपलब्धता, भौतिक संसाधन की उपलब्धता, स्वच्छता, पंजीयन के सापेक्ष उपस्थिति एवं अभिलेखों का रखरखाव आदि है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, जो है अब आ गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है। यूपी टेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट, सी टेट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था, 10 से लागू हो गया था तथा अधिनियम बना था ये 2009 में और लागू 1 अप्रैल 2010 से हो गया था। इस अधिनियम का अधिकार आधार, ठीक है, इस नियम का आधार संविधान का 86वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मूल अधिकार जो है बना दिया गया। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट, ये जो है यहाँ से जो है अनिवार्य शिक्षा से शिक्षा का अधिकार अधिनियम से इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट या यह स्टेट सुपर टेट हो। ठीक, अब आ गया जो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005। ठीक, इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ी सी बातें। एनसीएफ वैसे हम लोग विस्तृत अध्ययन किया जाएगा एनसीएफ जब पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि इस चैप्टर में लागू होती हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 को 5 भागों में बांट कर वर्णित किया गया। ठीक है, पहला जो है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं व आकलन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ दिया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। पहला है जो पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था और आकलन। दूसरा विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। तीसरा व्यवस्थागत सुधार। ठीक, व्यवस्थागत सुधार शिक्षा जो देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दिया है इस व्यवस्था के सुधार में। शिक्षा बिना बोझ के पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के या पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, एनसीएफ की सबसे बेस्ट जो है महत्वपूर्ण बातें होती हैं, पढ़ाई को रटंत ना बनाकर उन्हें समझाना। जैसे पढ़ाई को रटंत से मुक्त रखते हुए स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। बालकों में नैतिकता का विकास। यूपी टेट या सुपर टेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षक तथा शिक्षार्थियों का अनुपात 1 टीचर पे 30 यानी 30 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक से अधिक नहीं होना चाहिए। बालकों का समस्या समाधान करना। ठीक है, शिक्षकों को सक्रिय सहभागिता में अधिगम बनाना। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को विधिवत पढ़ लिया गया थोड़ी सी स्पीड से। ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगति शिक्षा की अवधारणा को। ठीक है, अब इससे जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे जो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा यह चैप्टर? ठीक, इस चैप्टर को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना न भूलिएगा। ठीक, और साथ ही में एक लाइक इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।